चलो हाँ, ध्यान दो। कैपिटल बजटिंग का टॉपिक अपने आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जो इलस्ट्रेशंस थे वो एनपीवी, पीआई और पेबैक वाले, वो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हमें आईआरआर वाले सम्स और वो सब तो यहाँ सॉल्व करना ही है, बट आज टाइम लिमिटेड है तो पहले अपने कुछ छोटे टॉपिक्स ले लेते हैं जो आपने पढ़ा उससे कनेक्टेड भी है और ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। ठीक है, एक जो टॉपिक है उसका नाम है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ठीक है, आरएडीआर या रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट बोल रहे हैं। मतलब जो एनपीवी में किया वही है, एक आध स्टेप खाली एक्स्ट्रा है, उस हिसाब से आपको कंसेप्ट समझना है। देखो, रिस्क और रिटर्न, ये जो दो टर्म्स है इसका क्या रिलेशन है? कुछ कनेक्शन है दोनों वर्ड्स में? क्या कनेक्शन है? ऐसा तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड या हाई रिस्क हाई रिटर्न, ऐसा सुना होगा आपने। वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। हाई रिस्क हाई रिटर्न तो फिर रिस्क कैसा? ऐसा होता है हाई रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हायर रिटर्न इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रेटर लॉस। ऐसा बोल सकते हैं ना। आप रिस्क ले रहे हो, रिस्क लेने का मतलब है कि अगर आपका रिस्क सही पड़ गया तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होगा, लेकिन इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि उतना हैवी लॉस होगा जो अनबेरेबल भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? इसलिए वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न की गारंटी नहीं है। नहीं तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि आप ज्यादा रिस्क लोगे ना ज्यादा रिटर्न होगा। तो जब पता है कि ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है तो रिस्क कैसा? ये तो सर्टन हो गया। फिर जितना ज्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है उतना ही ज्यादा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल है। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड नहीं होता, हाई रिस्क पॉसिबिलिटी ऑफ अ हायर रिवॉर्ड होता है। पहली बात तो ये है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि एज एन इन्वेस्टर आप जब किसी रिस्की इन्वेस्ट में मतलब प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी होती है रिटर्न की? कम रिटर्न मिलेगा तो चलेगा या ज्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब आप रिस्की इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉर इंस्टेंस आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है कि भाई बैंक में एफडी करवा दो, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है ना उसमें इन्वेस्ट कर दो, इक्विटी में पैसा लगा दो, और इससे खतरनाक चीज क्रिप्टो में पैसे लगा दो, बिटकॉइन में। अब ये सब में से कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, रिटर्न 6% पर एनम ही मिलेगा। बोलो, अब क्रिप्टो में लगाओगे? बोले क्रिप्टो कितना रिस्की है यार, कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है, 6% पर एनम ही मिल रहा है, तो मैं रिस्क क्यों ले रहा हूँ? फिर तो बैंक में एफडी करवा देता हूँ, वो सेफ है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हम मानते हैं सेफ, इसमें कोई रिस्क नहीं है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मॉडरेटली रिस्की हो सकती है या फिर हाईली रिस्की भी हो सकती है। क्रिप्टो तो हाईली रिस्की है। तो अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि यार मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ जिसकी वैल्यू कभी भी आधी हो जाती है, कभी भी डबल हो जाती है। तो अगर रिटर्न मिलेगा तो अच्छा खासा मिलना चाहिए ना, 15-20%, 25%। इक्विटी में लगा रहा हूँ, मार्केट भी वोलेटाइल है, 6% पर एनम ही मिलने वाला है, तो फिर एफडी करा देता हूँ। अब ये जो एफडी है और बॉन्ड्स है ये लोग आपको गारंटी देते हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, गारंटी। तो फिर ज्यादा रिटर्न क्यों देंगे? आप तो कोई रिस्क ले ही नहीं रहे। लेकिन जैसे जैसे आपका रिस्क प्रोफाइल बढ़ता जाता है आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है कि रिटर्न अगर मिला तो ज्यादा मिलना चाहिए। फिर मैं रिस्क ले रहा हूँ, रिटर्न मिला और 5-7% ही मिला तो क्या फायदा हुआ? अगर मिला तो 20% मिलना चाहिए, नुकसान हो गया तो 25% डाउन भी तो जाऊंगा, तो उतना रिस्क भी तो मैं ले रहा हूँ। तो हायर रिस्क के साथ हायर रिटर्न की एक प्रोबेबिलिटी अगर होगी तो ही लोग इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट की बात हो रही है, अभी तक जो हमने सम्स किए उसमें आपको एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ होता था एनपीवी वाले सम्स में। मान लो वो आपको दे रखा था 10% पर एनम अपना स्टैंडर्ड। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट का रिस्क बढ़ेगा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा वो समझना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग एल्स बट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर जो आपको ये फंडिंग दे रहा है। जैसे बैंक ने फंडिंग दी, इक्विटी वालों ने फंडिंग दी, किसी एंजल इन्वेस्टर ने फंडिंग दे दी, तो उसकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको इतना रिटर्न दोगे, चाहे इंटरेस्ट के फॉर्म में या डिविडेंड के फॉर्म में या प्रॉफिट में से जो भी हिस्सा दोगे। तो 10% वो एक्सपेक्ट कर रहा है रिस्क को समझते हुए। लेकिन जैसे आप बोलोगे प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है तो वो क्या बोलेगा, भाई इसमें 10% में काम नहीं होगा, 12% लूंगा कम से कम, इतना ब्याज लगेगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, आपने किसी को पैसे उधार देते हैं तो आप किसी को कैश में कच्चे में पैसा उधार दो तो आप उससे ब्याज कैसा लोगे? कम लोगे, ज्यादा लोगे? और वही अगर आप कहीं बैंक में एफडी में पैसा रखो या बैंक में डिपॉजिट करो तो बैंक में आपको पता है आपका पैसा सेफ है, तो आपको 6-7% इंटरेस्ट पे अगर वो पैसा यूज कर रहे हैं ना चलेगा। लेकिन वही आप किसी को कैश में पैसे उधार दोगे ना तो आपको पता है कि वहाँ लॉस होने का रिस्क ज्यादा है। कल कोई गायब हो गया और नहीं मिला तो मेरा कैश तो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा? बोलो भाई 15% चाहिए इंटरेस्ट, उससे कम में नहीं मिलेगा। बोलेगा यार इतना सारा इंटरेस्ट होने ही वाला, ऑब्वियसली मैं कैश में आपको पैसे दे रहा हूँ बिना राइटिंग के बिना अग्रीमेंट के, रिस्क कितना ज्यादा है। कल को पैसे डूब गए तो एटलीस्ट मैं ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मेरे पैसे तो रिकवर होंगे। तो वहां पे क्योंकि आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आपको रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कुछ नहीं है,
इसको मैं दूसरी तरीके से ऐसे बोल सकता हूँ, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट का रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी। तो सम्स में आपको यहाँ क्या नया मिलेगा, आपको बोला होगा कि भाई प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, 4 प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट का अपना एक रिस्क प्रोफाइल है। अब जैसे प्रोजेक्ट ए है ना, सबसे सेफ प्रोजेक्ट है, रिस्क का एलिमेंट है 0। प्रोजेक्ट बी है, इसका रिस्क एलिमेंट है 0.2, इसका है 0.4, इसका है 0.6। तो इसके साथ एसोसिएटेड आपको एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगी कि भाई प्रोजेक्ट ए में अगर इन्वेस्ट करना है तो वहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 10%, यहाँ पे है 12%, यहाँ पे है 15%, यहाँ पे 18%। समझ आ रहा है, क्योंकि रिस्क बढ़ता जा रहा है। ऐसा आपको कोई डेटा दिया होगा। अब जब आप प्रोजेक्ट ए का कैलकुलेशन करके एनपीवी निकाल रहे होगे तो डिस्काउंटिंग रेट कौन सा यूज करोगे, 10%। वही जब प्रोजेक्ट बी का एनपीवी निकाल रहे होगे, डिस्काउंटिंग रेट कौन सा यूज करोगे, 12%, क्योंकि प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट ए से ज्यादा रिस्की है। तो वहाँ पे इन्वेस्टर आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है, 12%, तो डिस्काउंटिंग रेट आपको 12% लेना है। अब प्रोजेक्ट ए का आपके पास डेटा है, बी का डेटा है, डेटा में क्या होगा, वही CFAT, हर साल के CFAT, प्रोजेक्ट की लाइफ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डेटा तो वही रहने वाला है, लेकिन कैलकुलेशन करते टाइम सब में डिस्काउंटिंग रेट आपको अलग अलग लेने हैं। बस ये नया पॉइंट है और कुछ नहीं। आ रहा है समझ में? तो समझ में जब आएगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, कंपेयर बिटवीन प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई, तो दोनों को हम 10% पे डिस्काउंट करते थे। अब मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट ए को 10 पे करना है, इसको 12 पे करना है, इसको 15 पे करना, बस उतना फर्क है। तो ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो गया कि जो डिस्काउंटिंग रेट है इट विल बी रिस्क एडजस्टेड, रिस्क के हिसाब से आपको डिस्काउंटिंग रेट सिलेक्ट करना होगा। ये डेटा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये अपने मन से याद करके नहीं जाना है कितना रेट लेना है, टेबल में दे रखा होगा, आपको सिर्फ उसको यूज करना है, उतना ध्यान रखना है। क्लियर, ये पॉइंट समझ आ गया? बस इतना कंसेप्ट है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो ऐसे एक छोटा और कंसेप्ट है, वो भी देख लेते हैं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर, ये एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं CE फैक्टर। अब ये CE फैक्टर एग्जैक्टली क्या है वो आप समझो। इसका एक एग्जांपल आपको आपके हिसाब से देता हूँ, रिलेट हो जाएगा। आपका कोई भी एग्जाम आप अपेयर करते हो, स्टैंडर्ड कितने मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का। कितना अटेम्प्ट करके आते हो, पूरा 100? कुछ कभी 1-2 क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा होता है। आप 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ गए, अच्छा रेशियो है, 90 मार्क्स का पेपर लिखा। अब आएंगे कितने, बड़ा सवाल तो ये है, आएंगे कितने? आ जाएंगे 90 पूरे, लिखा है पूरा 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, पूरे 90 लेके आओगे क्या? वो तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर आ गए ना तो सबसे पहले शॉक आपको ही लगेगा कि ये कैसे हो गया, 90 का लिखा 90 आ गए, चेकर को पेपर चेक करना नहीं आता। मैं गारंटी देता हूँ मेरे आ ही नहीं सकते इतना लिखने के बाद, उसने कैसे चेक करके दे दिया पता नहीं। बट कुछ ऐसा मिनिमम अश्योरेंस जैसा कुछ होता है, घर पे आके बोलते हो इतने तो कम से कम आ ही जाएंगे, होता है ऐसा? वो कैलकुलेशन करते हैं ना अपने। कितनी बार स्टूडेंट्स की हैबिट होती है, एग्जाम से बाहर निकलते हैं ना, खुद का पेपर इवेल्युएट करने बैठ जाते हैं, इस क्वेश्चन में 5 में से यार एक तो दे ही देगा कम से कम। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैंने इतना लिखा है कि इतने मिल जाएंगे, चेकर इतना दे देगा, तो वो जितना रहम करेगा ना उस हिसाब से अपन टोटल मार रहे हैं। ये वाला अच्छा लिखा है, 4 में से 4 पूरे आ जाएंगे, वैसे अपन टोटल लगा रहे होते हैं। वो टोटल कहीं तो जाके बैठता होगा कि इतने मार्क्स बन रहे हैं कुछ, तो कितना अपने यहाँ पे एक्सपेक्ट करे, कितने आ सकते हैं 90 में से? बोले सर 40 तो मिनिमम लाने पड़ेंगे ना, वो बात तो सही है। 50 का तो एग्रीगेट चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा ऊपर चलते हैं ना, अपने अच्छा गया पेपर, 60 प्लस मान के चले, 63 मान लेते चलो, है ना, एग्जाम्शन आ गया। ऐसा बोलना तो पड़ता है शुरुआत में, है ना, जिस दिन पेपर दिया होता है। घर पे आके बोल दोगे तो कुछ लोचा लग रहा है, 40-42 आ जाएंगे, पता नहीं कितने आएंगे, ऐसा बोलोगे तो पहले डांट पड़नी शुरू हो जाएगी। तो अपन पहले तो ये बोलते नहीं आ जाएंगे, अच्छे आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बाकी का बाद में देख लेंगे। तो आपने बोला 90 में से 63 आ जाएंगे, अच्छा इससे ज्यादा आ सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं आएंगे, कम से कम इतने तो आ ही जाएंगे, ऐसा आपने कैलकुलेट कर लिया। रिजल्ट के दिन कुछ और ही होता है, फिर 41, 42, पता नहीं 63 बोला 33 आ गए, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा भी कुछ हो जाता है, यू नेवर नो। बट आप जो यहाँ पे सर्टेनिटी दे रहे हो ना, गारंटी कि देखो 100 का पेपर है, 90 का लिख के आया हूँ, कम से कम इतने आ जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे। तो ये एक अश्योरेंस दे दिया मिनिमम कि इतने इतने मार्क्स तो आप स्कोर कर लोगे। तो 90 में से 63 की गारंटी दे रहे हो। अगर आप इसको रेशियो वाइज देखोगे तो जैसे 70%, देख लो डिवाइड करके, इसमें 63 लिया, 60 नहीं लिया, 70% आ रहा है, 0.7, ठीक है। सो दिस इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर, CE फैक्टर, कि आपने 90 का पेपर लिखा है और आपका सर्टेनिटी फैक्टर 0.7 है, दैट मीन्स आप ये कमिट कर रहे हो कम से कम 63 तो आ ही जाएंगे, इससे ज्यादा आ सकते हैं, इससे कम नहीं आएंगे। समझ आए? अब इसका अपने टॉपिक में कैपिटल बजटिंग में क्या रेलेवेंस है वो समझो। सम में अगर ये पॉइंट यूज होगा तो डेटा कुछ आपको ऐसे दिखेगा,
जैसे ईयर वाइज अपने CFAT आपको पता ही अभी तक जो थे वो वैसे ही रहेंगे, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, ऐसा कुछ होगा। इसके साथ ना आपको CE फैक्टर दिया होगा, CE फैक्टर ऐसे कुछ दे रखे होंगे 0.9, 0.8, 0.95, 0.75, ऐसा कुछ दिया होगा। अब ये क्या शो करता है वो समझो। ये जो CFAT अपने पास अभी तक है सम्स में, ये CFAT एक्चुअल होते हैं या एक्सपेक्टेड होते हैं? एक्सपेक्टेड होते हैं। अपन तो प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले ये सब गिन रहे होते हैं, तो ये कैश फ्लोज कहाँ से आ गए? ये सब तो एस्टिमेटेड है कि अगर हम लगाएंगे तो अगले 4 साल तक इतना इतना कैश फ्लो आएगा, ये अजम्पशन पे अपन चल रहे थे। तो 2 लाख रुपए की बात तो हो रही है, पर इसमें से कुछ मिनिमम गारंटीड है कि इतना तो आ ही जाएगा, बुरे से बुरा कुछ भी हो जाए इतना तो आ ही जाएगा, वो गारंटी आपको ये फैक्टर दे रहा है। CE फैक्टर 0.9 होने का मतलब ये है कि आपके गारंटीड कैश फ्लोज हैं यहाँ पे 1,80,000 कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो आ जाए 1,80,000 का कैश फ्लो तो आने ही वाला है, उससे ऊपर आ सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा, ये गारंटी फैक्टर हो गया। वैसे बाकी भी निकाल सकते अपन पूरा कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये आपके सर्टन कैश फ्लोज है, इनको बोलेंगे सर्टन कैश फ्लोज, जो भी अमाउंट आएंगे वो। फिर आपको कैलकुलेशन इस पे करना है, जो अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना PVIF मल्टीप्लाई करके, वो किस पे करना है आपको? इन कैश फ्लोज पे करना है, ना कि इसके ऊपर। समझ आया क्यों? तो इससे जो आपका आंसर आएगा, जो भी NPV आएगा, वो सर्टेन NPV होगा कि मिनिमम इतना NPV तो आएगा ही। अब उससे कुछ ऊपर आ गया तो बात अलग है, लेकिन उससे कम नहीं आएगा। डिसीजन मेकिंग और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है और कुछ नहीं। तो इस टॉपिक में सिर्फ ये फैक्टर वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है, एक बार मल्टीप्लाई करके कैश फ्लो निकाल लो, बाकी का पूरा सम सेम रहने वाला है जैसा आप करते हो, कोई फर्क नहीं। तो दोनों टॉपिक जो मैंने बताए, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट और CE फैक्टर, दोनों में एक एक स्टेप एक्स्ट्रा है। RADR वाले में आपको डिस्काउंटिंग रेट जैसा बोला है वैसा अलग अलग लेना पड़ेगा, और इसके अंदर ये फैक्टर लेना पड़ेगा, बस ये कंडीशन। क्लियर? डन? यहाँ तक समझ आ गया? तो ये 2 छोटे छोटे कंसेप्ट थे, इसके ऊपर समझ आएंगे, फिर अपने तो कंप्लीट करेंगे। अभी आप आज के लिए सिर्फ इसका लॉजिक इतना ध्यान रखो। बोलो कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ। डन? बस तो इतना रखते हैं, बाकी फिर अपने कल कंटिन्यू करेंगे।